हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज एडवोकेट शौकत मीर और आप देख रहे हैं एमसीक्यू सीरीज। आज हमारा है पार्ट फोर्थ और आज के पार्ट में हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस जो जो कि हमें लगभग जो क्रिमिनल साइड है हमें हमारी जो क्रिमिनल साइड वाला पोर्शन था हमारा उसको कहीं ना कहीं आज मैं इसमें कवर करने की कोशिश की है, लेकिन थोड़ा सा रह गया। कल का भी लेक्चर उसी पे लगेगा। मैं चाहता हूं कि कम से कम डेढ़ लगभग 120 या 130 क्वेश्चंस आपको दूं और मैं हर एक पोर्शन को टच करूं। ठीक है जी, आज हमारा चौथा लेक्चर है और हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है इसमें। ए पर्सन हु हैज सफर्ड any loss or injury caused by reason of the act or omission for which the accused person has been charged is called। एक ऐसा आदमी जिसके ऊपर क्राइम किया गया, जिसको आपके क्राइम करने से नुकसान हुआ, उस आदमी को क्या कहा जाता है? और जिसकी वजह से दूसरे अक्यूज के ऊपर चार्ज लगाओ। विक्टिम, एक्यूज, कंप्लेनेंट या कन्विक्ट? ऑब्वियसली आंसर इज विक्टिम। जो सफर या लॉस जो है वो बेयर करता है। ठीक है, जो लॉस बेयर करता है या सफर करता है उसको हम विक्टिम कहते हैं। फिर से कह रहा हूं, आज फिर से मैं लास्ट टाइम कह रहा हूं, नहीं तो मैं अगले लेक्चर से नहीं लाऊंगा नहीं, अपने नुकसान करूंगा, आपका भी करूंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। 65% ही है अभी तक और 35% ही है अभी तक। किसमें? ये वो है जो देखते भी हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। ये वो है जो सिर्फ देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। बड़े लालची किस्म के लोग हैं। क्या ही कहूं मैं, अब मुझे तो मार नहीं सकता हूँ, यहां से मार सकता तो ऑब्वियसली मारता। खैर जो भी है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा। डैश कन्फाइनमेंट यूजुअली फॉर ए शॉर्ट टाइम। यहां पर इज लिख दो। डैश कन्फाइनमेंट इज यूजुअली फॉर ए शॉर्ट टाइम। एक शॉर्ट टाइम के लिए जब आपको नजरबंद किया जाता है, रोका जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंप्रिजनमेंट कहते हैं, रिस्ट्रेंट कहते हैं, फॉरबिड कहते हैं, डिटेंशन कहते हैं। ऑब्वियसली इसको क्या कहते हैं? हम डिटेंशन कहते हैं। मैंने आपको बताया था डिटेंशन, उसके बाद अरेस्ट, उसके बाद इंप्रिजनमेंट, उसके बाद एक्विट, उसके बाद कन्विक्ट। इस सब के बीच मैंने फर्क बताया था आपको। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अरेस्ट क्या होता है? द एक्ट ऑफ एप्रीहेंडिंग एंड टेकिंग ए पर्सन इनटू कस्टडी, द एक्ट ऑफ डिटेनिंग एंड टेकिंग ए पर्सन इनटू कस्टडी, द एक्ट ऑफ इम्प्रिजनिंग and taking a person into custody, the act of acquitting and taking a person into custody। कौन सा होता है जी, बताइए? अरेस्ट किसको कहते हैं? अरेस्ट मेरे ख्याल से जहां तक मैंने पढ़ा है, जहां तक आंसर इसका होना चाहिए, द एक्ट ऑफ एप्रीहेंडिंग एंड टेकिंग ए पर्सन इनटू कस्टडी, अरेस्ट को कहते हैं। मतलब किसी को रोक कर फिर उसको अपनी कस्टडी में रखना, उसको मतलब अरेस्ट करके या फिर उसको रोक कर अपनी कस्टडी में लेकर जाना, उसको हम अरेस्ट कहते हैं। अ जजमेंट और वर्डिक्ट दैट ए पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ द क्राइम विद विच दे हैव बीन चार्ज्ड इज कॉल्ड। एक ऐसी जजमेंट या वर्डिक्ट जिसकी मतलब जिसकी वजह से एक आदमी जिसके ऊपर जुर्म लगा था, जिसके ऊपर सस्पेक्शन थी, जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया था, जुर्म साबित नहीं हुआ था, तो उस इल्जाम को उस इल्जाम को खत्म कर दिया जाता है और उस इंसान को बरी कर दिया जाता है। तो ऐसे जजमेंट या वर्डिक्ट को हम क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था, वर्ड मीनिंग है हिसाब का। उसको हम कन्विक्ट कहते हैं, एक्विटल कहते हैं, रिलीज कहते हैं, बार्गेनिंग कहते हैं। ऑब्वियसली उसको हम एक्विटल कहते हैं, मतलब बाइज्जत बरी कर देना। हम जब भी किसी को बाइज्जत बरी कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्विट करना। ठीक है जी, उसको हम क्या कहते हैं? एक्विट करना कहते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। A person who appears in the court on the behalf of a client acting as their counsel and advising them is called। एक ऐसा आदमी जो किसी बंदे के बिहाफ पर, जो किसी आदमी के बिहाफ पर कोर्ट में प्रेजेंट होता है और उसको रिप्रेजेंट करता है और उसके बिहाफ पर कोई केस लड़ता है, उसका काउंसिल बनकर काम करता है कोर्ट के अंदर, या फिर उसको एडवाइस करता है, तो वो बंदा क्या कहलाता है? लॉयर, एडवोकेट, लीगल प्रैक्टिशनर या दोनों? लॉयर और एडवोकेट हम दोनों कह सकते हैं। ठीक है जी, लॉयर और एडवोकेट हम दोनों कह सकते हैं। मैंने आपको डेफिनेशन भी लिखाई है। देखो, लॉयर इसलिए क्योंकि वो एज ए काउंसिल एक्ट कर रहा है, याद रखना, एज ए काउंसिल एक्ट कर रहा है, इसलिए हम लॉयर भी कहेंगे उसको। और एडवाइस भी कर रहा है, याद रखना। लॉयर जो होता है, अगर हम फॉर्मली देखेंगे तो हम उसको कहते हैं जिसने लॉ की स्टडी की हो या स्टडी कर रहा होता है। तो लॉ की स्टडी तो मेरे ख्याल से वकील कयामत तक करता रहता है। ठीक है जी, तो वो तो एक स्टूडेंट वहां से बन गया वकील लॉयर के कहने से। लेकिन जब आप किसी को एडवाइस करते हो तो आप उसको कहीं ना कहीं क्या करते हो?
असिस्ट करते हो, मतलब आप उसको लीगल नॉलेज देते हो, तो वो भी आपका एक हिसाब का स्टूडेंट लॉयर ही बन जाता है। तो लॉयर और एडवोकेट, सॉरी ये लॉयर बन गया, एडवोकेट वो हो गया जब आपको फॉर्मली कोई रिप्रेजेंट करता है कोर्ट ऑफ लॉ में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, हु अमंग द फॉलोइंग अनदर नेम फॉर, यहां पे आएगा इज, हु अमंग द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर पुलिस चार्जशीट। पुलिस चार्जशीट को और क्या कहा जाता है, पुलिस चार्जशीट को और क्या कहा जाता है, पुलिस रिपोर्ट, चालान, एफआईआर, बोथ। आंसर इज चालान। पुलिस चार्जशीट को चालान भी कहा जाता है, चालान भी कहा जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोर्ट ऑफ ए मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास नॉट बीइंग सीजीएम, याद रखना सीजीएम को छोड़ के और एडिशनल सीजीएम को छोड़ के, ठीक है। द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास नॉट बीइंग सीजीएम एंड एडिशनल सीजीएम में पास द सेंटेंस ऑफ, याद रखना पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। ऐसी कोर्ट मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की ऐसी कोर्ट जो ना सीजीएम की कोर्ट हो ना एडिशनल सीजीएम की कोर्ट हो। अगर ऐसी कोर्ट में कोई सेंटेंस पास की जाती है तो उसकी लिमिट कितनी होगी, इंप्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर और फाइन नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज, इंप्रिजनमेंट फॉर नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स और फाइन 5,000 रुपीज, इंप्रिजनमेंट ऑफ 3 इयर्स और फाइन नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज, इंप्रिजनमेंट फॉर ए टर्म ऑफ 2 इयर्स और फाइन नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज। बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है कि जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट है वो 3 साल से नीचे सजा दे ही नहीं सकता, पहली बात यही है। और 10,000 से नीचे फाइन वो मतलब 10,000 तक का फाइन कर सकता है और 3 साल तक की सजा दे सकता है फर्स्ट क्लास का मैजिस्ट्रेट, सीजीएम और एडिशनल सीजीएम को छोड़कर, ठीक है। उनकी लिमिट थोड़ी ज्यादा है, सीजीएम की लिमिट 7 साल तक चली जाती है, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट जो होता है वो कौन सा मैजिस्ट्रेट होता है, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कहते हैं उसको, मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कहते हैं, मैजिस्ट्रेट थर्ड क्लास कहते हैं, मैजिस्ट्रेट फोर्थ क्लास कहते हैं। सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट कौन सा मैजिस्ट्रेट होता है, ऑब्वियसली फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है। इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट कहा जाता है सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कहा जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, A dash is a person who provides evidence about an event or fact especially in a court of law। एक ऐसा आदमी जो एविडेंस प्रोवाइड करता है, एविडेंस प्रोवाइड करता है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, किसी केस को प्रूव करने के लिए कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर एविडेंस प्रोवाइड करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम विटनेस कहते हैं, प्लेंटिफ कहते हैं, प्लेंटिफ है, बताइए एन यहां पर लिखना, प्लेंटिफ कहते हैं, कंप्लेनेंट कहते हैं या रिस्पोंडेंट कहते हैं। ऑब्वियसली उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम विटनेस कहते हैं, विटनेस कहते हैं। विटनेस ही तो होता है जो एज एविडेंस, मतलब एज एविडेंट फैक्टर जो काम करता है कोर्ट के अंदर और वो एविडेंसेस लेकर आता है कोर्ट के अंदर। तो विटनेस क्या है इसका, विटनेस इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेटमेंट ऑफ ए विटनेस इज कॉल्ड, एक विटनेस की स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है, ये मैंने आपको बार बार बताया था उस लेक्चर में, मैंने मेरे ख्याल से 6 बार ये लफ्ज रिपीट करके बताया था। एक विटनेस की स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है इन कोर्ट ऑफ लॉ, व्हाट इज द नेम विच इज यूज्ड फॉर स्टेटमेंट ऑफ ए विटनेस। तो स्टेटमेंट ऑफ ए विटनेस को क्या कहा जाता है, टेस्टिमनी। विटनेस की स्टेटमेंट को हम टेस्टिमनी कहते हैं, टेस्टिमनी कहते हैं, ठीक है जी। गला दर्द होने लगता है यार इतना तेज तेज बोल के, फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्या जक्कड़ आदमी हो यार आप लोग। माइक को सेट करते हैं दोबारा से, ओके जी। तो विटनेस की स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, टेस्टिमनी कहते हैं, टेस्टिमनी कहते हैं, ठीक है जी। द इनिशियल क्वेश्चनिंग ऑफ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्ड देम इज कॉल्ड, जब हम इनिशियल क्वेश्चनिंग करते हैं विटनेस की, याद रखना जब विटनेस को बुलाया जाता है, मान लीजिए मैंने विटनेस को बुलाया, जो पार्टी विटनेस को बुलाती है और उससे एग्जामिनेशन करती है, उससे सवाल जवाब करती है, तो उस पार्टी को, उस एग्जामिनेशन को क्या कहा जाता है, उस सवाल जवाब करने को क्या कहा जाता है, एग्जामिनेशन कहा जाता है, क्रॉस एग्जामिनेशन कहा जाता है, एग्जामिनेशन इन चीफ कहा जाता है या रीडायरेक्ट एग्जामिनेशन कहा जाता है। ऑब्वियसली उसको हम क्या कहते हैं, एग्जामिनेशन इन चीफ, उसको हम एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं, एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं। द क्वेश्चनिंग ऑफ अ विटनेस बाय द पार्टी who called them after cross examination to clarify or address issues raised during cross examination is called, दोबारा से बता रहा हूं, questioning of a witness by the party who called them after cross examination, क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाने के बाद, देखो पहले क्या होता है, एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, ठीक है, ये वो पार्टी करती है जिसने आपको विटनेस को बुलाया।
फिर उसके बाद होता है क्रॉस एग्जामिनेशन, ये वो पार्टी करती है जिसके खिलाफ विटनेस को बुलाया गया, मतलब दूसरी पार्टी ओपोनेंट पार्टी करती है। फिर इसके बाद एक और एग्जामिनेशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मतलब इसके बाद एग्जामिनेशन कौन सा होता है, जो ये पार्टी दोबारा से एग्जामिनेशन करती है, ठीक है, जिसने आपका एग्जामिनेशन चीफ किया होता है वही आपको दोबारा से एग्जामिन करती है। देखो ये विटनेस है, ये इस पार्टी ने बुलाया है, ये ओपोनेंट पार्टी है, इसने जब इससे सवाल किया एग्जामिनेशन चीफ, इसने जब इससे सवाल किया क्रॉस एग्जामिनेशन, लेकिन जब इसके क्रॉस एग्जामिनेशन करने के बाद फिर से ये पार्टी जब इससे फिर से सवाल करेगी, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, एग्जामिनेशन कहेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन कहेंगे, एग्जामिनेशन चीफ कहेंगे, रीडायरेक्ट एग्जामिनेशन कहेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा रीडायरेक्ट एग्जामिनेशन। इसको हम क्या कहेंगे, रीडायरेक्ट एग्जामिनेशन कहेंगे, रीडायरेक्ट एग्जामिनेशन कहेंगे। अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। A formal decision that states the relief granted and the grounds of the decree is called. एक फॉर्मल डिसीजन जो ये बताता है कि किसी को रिलीफ ग्रांट कर दिया गया या फिर जो रिलीफ ग्रांट किया गया होता है उसकी वैल्यू बताता है, और मतलब वो जो फॉर्मल डिसीजन है वो डिक्री के ग्राउंड्स पर लिया जाता है। एक ऐसा फॉर्मल डिसीजन जो डिक्री के ग्राउंड्स पर लिया जाए और जो किसी को रिलीफ दे, उसको हम क्या कहते हैं, जजमेंट कहते हैं, डिक्री कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं, या वर्डिक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं जी, इसका आंसर आ जाएगा जजमेंट। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जजमेंट कहते हैं, जजमेंट कहते हैं, जजमेंट कहते हैं, ठीक है जी। A formal order that determines the right of the parties and enforces the judgment is called. एक ऐसा फॉर्मल ऑर्डर जो पार्टीज के राइट्स को डिटरमाइन करता है, ठीक है जी, जो पार्टीज के राइट्स को डिटरमाइन करता है और उनको फिर एनफोर्स भी करता है, मतलब जो जजमेंट, जिस जजमेंट में उनके राइट्स मतलब लिखे गए होते हैं, उन राइट्स को, उस जजमेंट को एनफोर्स भी करता है और पार्टीज के राइट्स को डिटरमाइन भी करता है। ऐसे फॉर्मल ऑर्डर को हम क्या कहते हैं, ऐसे फॉर्मल ऑर्डर को हम क्या कहते हैं, जजमेंट कहते हैं, डिक्री कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं, वर्डिक्ट कहते हैं। देखिए एक ऐसा फॉर्मल ऑर्डर जो पार्टीज के राइट को डिटरमाइन करे और जजमेंट को एनफोर्स करने में मदद करे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डिक्री कहते हैं, डिक्री कहते हैं, डिक्री कहते हैं, ठीक है जी। उसको हम क्या कहते हैं, डिक्री कहते हैं। Which of the following is passed only in civil suits? कौन सा एक फैसला है, जिन चार में से कौन सा एक फैसला है जो कोर्ट सिर्फ सिविल केसेस में इशू कर सकती है, जो कोर्ट जो है सिर्फ सिविल केसेस में दे सकती है? कौन सा ऐसा सिस्टम है, मतलब कौन सा ऐसा फैसला है जो कोर्ट सिर्फ सिविल केसेस में दे सकती है? जजमेंट है, डिक्री है, ऑर्डर है, या वर्डिक्ट है? इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, डिक्री। डिक्री एक ऐसा फैसला है जो सिर्फ सिविल केसेस में कोर्ट देती है, जो सिर्फ सिविल केसेस में कोर्ट देती है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16 आपका आ जाता है, डैश इज द क्वेश्चनिंग ऑफ अ विटनेस बाय द ऑपोजिंग पार्टी टू चैलेंज और ऐड देयर टेस्टिमनी। याद रखना, डैश इज द क्वेश्चनिंग ऑफ अ विटनेस, क्वेश्चनिंग ऑफ द विटनेस बाय द ऑपोजिंग पार्टी। यही से समझ लो, जब ऑपोजिंग पार्टी विटनेस को क्वेश्चन करती है उसको चैलेंज करने के लिए, या फिर उसकी टेस्टिमनी को चैलेंज करने के लिए, या उसको थोड़ा मतलब गवाह तोड़ने के लिए, जब ऑपोजिट पार्टी करती है तो क्या कहते हैं, देखो जिस पार्टी ने बुलाया उसने जब क्वेश्चनिंग की तो उसको हमने क्या कहा, एग्जामिनेशन इन चीफ। जब ऑपोजिट पार्टी ने बुलाया सॉरी ऑपोजिट पार्टी ने आपसे क्वेश्चन किए तो उसको हमने क्या कह दिया, क्रॉस एग्जामिनेशन कह दिया। क्या कह दिया, क्रॉस एग्जामिनेशन कह दिया। चारों चीजें मैंने अच्छे से पढ़ाई है। पहले क्या होता है, पहले जो पार्टी बुलाती है वो आपसे सवाल करती है, एग्जामिनेशन चीफ। फिर जो पार्टी आपके खिलाफ होती है, मतलब जिस पार्टी के खिलाफ विटनेस लाया गया, जिस पार्टी मतलब दूसरी पार्टी ने जब बुलाया तो दूसरी पार्टी के खिलाफ लाया ना, तो ओपोजिंग पार्टी जब आपसे क्वेश्चन करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं, ठीक है। फिर जब क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद जो बुलाने वाली पार्टी वापस से आपसे सवाल करती है, वापस से वो आपसे क्वेश्चन करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रीडायरेक्ट एग्जामिनेशन कहते हैं, रीडायरेक्ट एग्जामिनेशन कहते हैं, ठीक है जी। Dash in law can refer to the physical control of a person or property or the right to do so. It can also refer to the care and maintenance of a child, including a right to make decision about the child's upbringing. लॉ की ऐसी कौन सी टर्म है जो किसी भी व्यक्ति का फिजिकल कंट्रोल ले लेती है, और अगर छोटे बच्चे हैं, मतलब अगर छोटे बच्चे मतलब माइनर ने कोई क्राइम किया है या फिर कोई छोटा बच्चा है मतलब जो लावारिस हो गया है किसी भी ऑफेंस वगैरह की वजह से कुछ भी है, तो उसकी केयर करता है, मतलब
उसकी केयर करना भी उस टर्म के अंदर कवर हो जाता है। तो ऐसी टर्म को हम क्या कहते हैं? कस्टडी कहते हैं, अरेस्ट कहते हैं, पैरोल कहते हैं, बोथ 1 and 3 कहते हैं। इसका आंसर आ जाएगा कस्टडी, कस्टडी, कस्टडी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 18, डैश मीन्स द पर्सन will be kept in prison on the orders of the magistrate। कौन सी चीज है जो हमें बताती है कि किसी भी आदमी को प्रिजन में, सलाखों के पीछे रखा जाएगा मैजिस्ट्रेट के हुक्म से, मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर से, मैजिस्ट्रेट के हुक्म से किसी भी इंसान को जब सलाखों के पीछे रखा जाएगा तो उसको, उस चीज को हम क्या कहते हैं? उसको हम कस्टडी कहते हैं। ठीक है जी। उसको हम जुडिशियल कस्टडी कहते हैं, उसको हम पैरोल कहते हैं, या फिर उसको हम बोथ 1 and 2 कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? जुडिशियल कस्टडी कहा जाता है उसको, जुडिशियल कस्टडी। और जिसने क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया है इसका मतलब उसने नहीं पढ़ा है, वो नालायक है और उसकी फेल होने की गारंटी मेरी नहीं है। आप पढ़ो बेटा, आप पढ़ो, आप पास हो जाओगे, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। मसला ये, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है जी। मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। लिटरली यू आर गोइंग टू डू नथिंग। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 19 आ जाता है हमारे पास। डैश इज द एक्ट ऑफ एनकरेजिंग, कंस्पायरिंग और इंटेंशनली हेल्पिंग समवन टू डू समथिंग रॉन्ग और इलीगल। किसी को उकसाना, किसी को उकसाना कोई गलत काम करने के लिए, किसी के साथ किसी को मतलब किसी को कंस्पायर करना। ठीक है। किसी को इंटेंशनली कुछ गलत करने के लिए मतलब उसको बढ़ावा देना, उसको उकसाना, उसको बोलना, उसको हम एबेटमेंट कहते हैं, सेडिशन कहते हैं, कंस्पिरेसी कहते हैं, या फेवर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? अबेटमेंट कहते हैं। मतलब किसी को उकसाना। मैंने आपको ये भी बताया था कि सेक्शन 49 बीएनएस में आ जाता है अबेटमेंट, और सेक्शन 107 आईपीसी के अंदर भी अबेटमेंट है, था, मतलब था, वो उसमें है। ठीक है जी। मैंने आपको बताया था जब मैंने पढ़ाया था ये सेक्शंस में, मैंने आपको शायद बताई थी। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है। डैश इज अ क्राइम दैट इन्वॉल्व्स द एक्ट ऑफ इंसाइटिंग फीलिंग ऑफ हेट्रेड और कंटेम्प्ट अगेंस्ट द लॉफुल अथॉरिटी और द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ रिवोल्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। उकसाना या कोई कंस्पिरेसी करना या करना, कंटेम्प्ट, लॉफुल अथॉरिटी के खिलाफ, मतलब अगर कोई कानून इंप्लीमेंट करने वाली बॉडी है उसके खिलाफ आप उसकी तौहीन कर देते हो, कानून की तौहीन करते हो वहां पर। ठीक है। या अदालत की तौहीन करते हो। ठीक है जी। किसी एक पर्टिकुलर लॉ को लेकर किसी बड़े पैमाने के ऊपर अगर आप पर्टिकुलरली सिंगल पर्सन वॉलंटरली करते हो तो वो तो आपका आ जाता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। लेकिन अगर आप बड़े पैमाने में पब्लिक को इन्वॉल्व करके बड़ा जमगट्ठा इकट्ठा करके गवर्नमेंट के खिलाफ कोई जंग छेड़ना चाहते हो, या फिर लॉफुल अथॉरिटीज के खिलाफ कोई जंग, रिवॉल्ट छेड़ना चाहते हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? अबेटमेंट कहेंगे, सेडिशन कहेंगे, कंस्पिरेसी कहेंगे, या फेवर कहेंगे। उसको हम सेडिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेडिशन कहते हैं। और सेडिशन आ जाता है सेक्शन 124 ए आईपीसी के अंदर, और बीएनएस के अंदर मुझे नहीं पता कहां पे आता है, उसके अंदर मैंने अभी नहीं पढ़ा है। ठीक है जी। बीएनएस के अंदर मैंने अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन 124 ए आईपीसी के अंदर इसको बयान किया गया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर लेक्चर फॉर टुडे। एंड कल मैं पार्ट 5 लेकर आऊंगा और थोड़े से ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। मैंने ना पहले बड़े आसान क्वेश्चन लाए, तो अब मैं लेवल बढ़ा रहा हूँ। तो लेवल बढ़ा रहा हूँ इसका मतलब ये है कि आप चेक कर लो अपना, आप कहां पर हो कहां नहीं। अगर आपको लगता है कि हम कहीं नहीं है तो दोबारा से एक बार लेक्चर देख लो, मेरा वॉच टाइम भी बढ़ेगा, आपको भी फायदा होगा। या फिर आपको मैंने पीडीएफ नोट्स भी दिए हैं तो उनको भी जरा देख लो। और एक बात और, पीडीएफ नोट्स में मैंने बहुत जगह देखा है कहीं कहीं गलती वगैरह हो गई है, मतलब हो जाता है, इतना टाइप करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो जहां पर आपको लगे कि आधी डेफिनेशन है या फिर गलती हो गई कुछ है, तो उस पोर्शन के लिए वीडियो को देख लेना। ठीक है। अगर आप पीडीएफ से ही पढ़ना चाहते हैं तो उस पोर्शन को कम से कम वीडियो से देख लेना। वीडियो में मैंने हर चीज क्लियर करके रखी है। फिर से कह रहा हूं, जो पार्ट 1 था हमारे लेक्चर सीरीज को, एमसीक्यू लेक्चर सीरीज का, उसमें जो क्वेश्चन 25 था, बच्चे अभी तक कमेंट्स कर रहे हैं, उसमें जो क्वेश्चन 25 था बेटा, वो क्वेश्चन 25 का आंसर पार्ट नंबर 3 था, 4 नहीं था। मुझे गलती हो गई है, मैंने आपको 10 बार कह दिया कि मैंने गलती से वो टिक कर दिया था, तो उसको करेक्ट कर लीजिए। अब मेरी जान मत खाओ, बार बार कमेंट्स में बोलते हो ये सर इसका ये आंसर है, ये आंसर है। तो यार मुझे पता है वो आंसर मैंने बोल दिया है, 2 बार वीडियो देखो, पता चल जाएगा। ठीक है। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर। पढ़िए, मेहनत कीजिए, यू कैन डू, और वो आप ही हैं जो करेंगे, याद रखना। और बॉयज के लिए मैं स्पेशली कह रहा हूं बेटा, आप अकेले हैं और बिल्कुल लंगड़े हैं इस वक्त। अगर मेहनत करके कुछ बनोगे तो तभी आपको दुनिया अपने नजदीक आने देगी। हाथ में कोई चीज होगी, दुनिया अपने नजदीक आने देगी। तो लड़कों के लिए मैं स्पेशली कहता हूँ, लड़कियों का ऐसा नहीं, मैं लड़कियों को डिग्रेड मतलब या फिर डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, या फिर ऐसी कोई बात नहीं। लड़कियां भी
दे आर डूइंग बेटर देन बॉयज, मतलब करंटली देखेंगे तो बेटर देन बॉयज करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लड़कों के ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा होती है। तो बेटा अगर जिम्मेदारियां और जिंदगी, आने वाली जिंदगी में खुश रहना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो पढ़िए, पढ़िए, बहुत जरूरी है पढ़ना। लड़कों के लिए तो मतलब इस वक्त के टाइम पे जॉब लेना बहुत मुश्किल भी है, लेकिन बहुत बड़ी जरूरत है, वरना आपकी जिंदगी बहुत बुरी गुजरने वाली है, मैं सच कह रहा हूँ, बहुत बुरी, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। लड़कियों का तो ये होता है चलो उनको घर के काम में चलो लगा देंगे, घर पे काम करेंगे, जो बाहर कमा के आता है ना, मतलब जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, तो वो फट जाता है आदमी। तो इसलिए पढ़िए, अपना करियर बनाइए, मेहनत कीजिए। 10 15 20 दिन, 2 महीने आप फोन छोड़ देंगे, सोसाइटी छोड़ देंगे, आप नहीं मरने वाले, आप जिंदा रहेंगे, एक ही टाइम का खाना खाएंगे फिर भी जिंदा रहेंगे। तो 2 3 महीने, 5 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जितने भी आपसे हो सके मेहनत कीजिए। एक बार मेहनत करनी है, पूरी उम्र बैठ के खाना है, ठीक है। मजदूरी के लिए फिर आपको कनाडा, दुबई, न्यूजीलैंड वहां जाकर टकरे नहीं मारने की जरूरत, ठीक है जी। आपको यहाँ सब कुछ मिलेगा। तो पढ़िए, सीरियसली पढ़िए, यही टाइम है। अगर इस टाइम नहीं पढ़ेंगे तो आप कभी कुछ नहीं कर सकते। मोटिवेशन लाइए और पढ़िए, पढ़ना जरूरी है, ठीक है जी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, गुड बाय।